आप सभी को नमस्कार। अपने इस छोटे से परिवार में आप सभी का दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ और आपसे आपकी स्वास्थ्य को ठीक ठाक रहे इसके लिए मैं हमेशा कामना करता हूँ। क्योंकि आपका स्वास्थ्य सही रहेगा तो आप तैयारी ढंग से कर पाएंगे और आप अपने परीक्षा को सटीक रणनीति के तहत टारगेट कर पाएंगे। तो यही मेरी कामना होगी कि आप स्वस्थ रहें, ढंग से तैयारी करें, अपने टारगेट को जो है अचीव करें। यही मेरी कामना है और यही मैं सोचता हूँ कि हमेशा आपके लिए खरा उतरूँ ताकि आपके लक्ष्य में हम भी थोड़ा सा योगदान कर पाए। देखिए, सिर्फ मेरे योगदान से आप सफल हो जाएं ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ एक बात जरूर है, पॉसिबल होने के लिए जो जो चीज़ें आपको चाहिए मैं उसको देने के लिए बिल्कुल तत्पर हूँ। बस आप मेहनत ये करनी है, उस चीज़ को बार बार रिवाइज करना है और बार बार वीडियो को देखना है। क्योंकि जब जब वीडियो आप देखेंगे उतनी बार, जितनी बार देखेंगे उतनी बार आपका माइंड जो है उसी लेवल में ढलता चला जाएगा। तो इससे पहले हम लोगों ने बात किया ज्वालामुखी और ज्वालामुखी क्रिया के बारे में बात किया। अभी अभी हम लोग आ गए हैं भूकंप और भूकंपी पेटियां, यानी कि भूकंप कैसे आते हैं और किन क्षेत्रों में आते हैं। चलिए इन्हीं पे हम लोग बातें करते हैं। चलिए देखो, सबसे पहला एक प्रश्न आता है, भूकंप क्या है? भूकंप क्या है? देखिए, इसका मतलब ये है पृथ्वी की अंदर की कंपन, ठीक है, और इसका जो है प्रभाव कहाँ पड़ता है? सतह पर। देखिए, पृथ्वी के अंदर का कंपन और इनका प्रभाव सतह तक आता है। अब इसको थोड़ा सा समझ लें हम लोग, बीच बीच में काफी हद तक आपको प्रयास किया गया है कि समझाया जाए कि प्लेटें क्या होती हैं और मैग्मा क्या होता है। इन्हीं के सारे भूकंप, ज्वालामुखी, जितनी स्थलाकृतियां हैं सब बनी है, ठीक है। देखो, हमने बात किया था इससे पहले, ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना होती है, इसको हम लोग कहते हैं क्रस्ट, इसको कहते हैं हम लोग मेंटल, इसको कहते हैं हम लोग कोर। अब देखिए, इसी मेंटल वाले पोर्शन में यहां से यहां तक, यानी कि 100 से 200 किलोमीटर तक क्या होता है? ध्रुवल मंडल, जिसको हम कहते हैं स्थैनोस्फीयर। यहां क्या होता है? यहां लावा या मैग्मा जमा होता है, यहां लावा या मैग्मा जमा होता है। ये हमेशा संवहनीय धारा के रूप में बहता है। संवहनी धारा का मतलब ये, यहां जो है नीचे से ऐसे ऐसे ऊपर जाएगा, ऊपर से फिर ऐसे आएगा, फिर नीचे आएगा, ये एक सर्कल के रूप में चलता रहेगा, इधर भी उठेगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे। ये प्रक्रियाएं पूरे पृथ्वी पर चलती रहेंगी। यानी कि एक जगह से लावा उठा, पृथ्वी के क्रस्ट में आप जानते हैं यहाँ कई प्लेटों से क्रस्ट बना हुआ है, ठीक है, कई प्लेटों से बना हुआ है। ऊपर आएगा, ऊपर क्रस्ट से प्लेटों से टकराएगा, टकराने के बाद ये दोनों साइड में चला जाएगा। जब इस टाइप से मूव करेगा तो प्लेटों को बल देगा खिसकाने के लिए, प्लेटें खिसकेंगी, फिर वहां से नीचे जाएगा, फिर आएगा उसी पॉइंट पे जहां से उठा था, फिर ऊपर जाएगा।
ये प्रक्रिया पूरे पृथ्वी पे कई कई जगह, सैकड़ों जगह, लाखों करोड़ों जगह ये चलती रहती है, ये सर्कल। इसलिए जहाँ सूखी, जहाँ पे प्लेटों को दूर करी, वहाँ से अपसारी क्रिया होती है, वहाँ से दरार बनता, मैग्मा बाहर आता है, जिससे ज्वालामुखी आती है। और एक जगह ऐसा होता है, कोई प्लेटें जहाँ, दो जगह जहाँ ऐसे उठ रही हैं, एक यहाँ एक यहाँ, तो दो प्लेटें एक एक साइड में भी आके टकरा रही है। जैसे यहाँ पे उठ रही हैं, ये हुआ, यहाँ पे ये हुआ, फिर ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ये, फिर यहीं से ऐसे, ये तो साइकिल चलता रहेगा। यही प्रक्रिया अलग भी हो रही है, यहाँ ये, यहाँ भी ये प्रक्रिया ऐसे काम कर रही है। ठीक है, देख रहे हैं, यहां जो है, यहां प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ये क्या हो गया आपका अपसारी किनारा। लेकिन यहां आप देख रहे हैं प्लेटें एक दूसरे के पास आ रही हैं। इसका मतलब ये हुआ अभिसारी किनारा। ठीक है, यही घटनाएं पूरे पृथ्वी पर चलती रहती हैं। ये घटनाएं पूरे पृथ्वी पर चलती रहती हैं। इसीलिए यहां जानते हैं, यहां जब एक दूसरे से दूर जाएंगे, जब एक दूसरे से दूर जाएंगे, यहां से ज्वालामुखी निकलेगी। जब भी ज्वालामुखी निकलेगी तो भूकंप आएगा। जब यहां टकराएंगी तब भी भूकंप आएगा। टकराने के बाद जब एक, यहां एक आकृति बन गई, एक नीचे चली गई, यहां सबडक्ट करेगी, यहां मेल्ट होगी, यानी कि जो दुर्बल मंडल में गई प्लेट वो गलेगी, फिर मैग्मा ऊपर आने का प्रयास करेगा। लेकिन इस जगह जैसे जैसे ये गलती जाएगी, नीचे चली जाएगी प्लेट, यहां घर्षण होगा। इसको कहते हैं बेनियाक जोन। यहां भी भूकंप आएगा, यहां भी भूकंप आएगा। ठीक है, ये तो हम लोग समझ लिए कि भूकंप क्या होता है। भूकंप क्या होता है ये हम लोगों ने समझा। और थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं। जैसे ये अपनी पृथ्वी है, ये 2 पॉइंट हम लेके चल रहे हैं। जैसे इसको हम कह देते हैं ये फोकस पॉइंट हो गया, और ये एपी सेंटर हो गया। एपी सेंटर का मतलब क्या है? अधिकेंद्र, अधिकेंद्र हो गया। और यह क्या हो गया? उद्गम स्थल हो गया। यहां जैसे भूकंप यहां से उठा, यहां कोई प्लेट में हलचल जैसी घटनाएं हुई, तो ये किनारे पे आएगा। ठीक है, इनकी तरंगें जो होंगी, तरंगों के माध्यम से भूकंप का प्रभाव पूरे पृथ्वी पर जाता है। अभी तरंगों को भी हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, और यहां जो है जितना एनर्जी होगी उतना प्रभाव भी होगा। यानी कि जिस फोकस पॉइंट पे जिस ऊर्जा से भूकंप उठा है, अगर ऊर्जा या एनर्जी ज्यादा होगी तो वो प्रभाव भी ज्यादा करेगा एपी सेंटर पे, कम होगी तो कम प्रभाव करेगा।
ठीक है। और एक चीज जान लीजिए, ये जो स्थान है, ये स्थान, यहां से आने वाला जो भूकंप है, ये इपी सेंटर पे ये निश्चित नहीं है, किसी भी स्थान पर जा सकता है। ठीक है, चलो किसी भी स्थान तक ये जा सकता है। अब हम बात करते हैं भूकंपीय तरंगों के बारे में। भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती हैं। प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय या सतही। इसको प्राइमरी, इसको सेकेंडरी, इसको क्या बोलते हैं, सतही को यल वेव। ठीक है, 3 तरंगें होती हैं। जैसे जब भी भूकंप उठता है, यहां उठा, यहां से तरंगे उठी और ये तरंगे पृथ्वी के जो इपी सेंटर वाला पॉइंट होता है वहां पहुंचेंगी, लेकिन वो स्थान निश्चित नहीं होगा कि इसी स्थान पे भूकंप आएगा। वो सुटेबल जहां पाएंगी वहां पे जाके टकरा जाएंगी। उनकी जो अनुकूल दशाएं मिलती चली जाएंगी, जिधर उधर ही वो तरंगी होती चली जाएंगी। जैसे पृथ्वी में आंतरिक संरचना हम लोग देखे हैं, तो आंतरिक संरचना में आप देखें कहीं ठोस है तो कहीं द्रव है, तो कहीं ज्यादा डेंसिटी है तो कहीं कम है। तो इन्हीं तरंगों के माध्यम से तो वो पता लगाया गया है कि कौन तरंग पृथ्वी के क्रस्ट पे पहले पहुंच रही है, यानी कि इपी सेंटर पे, कौन बाद में पहुंच रही है, उनकी क्या क्या विशेषता लेकर के आ रही है। यही सब तो तरंगे बताई है। इसी से हम लोग आंतरिक संरचना को जान पाए हैं। हाँ, तरंगों के माध्यम से आप आंतरिक संरचना को जानेंगे। अब थोड़ी सी तरंगों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखो, जो पी तरंगे होती हैं, पी तरंगे ये सर्वप्रथम पहुंचती हैं कहाँ, इपी सेंटर पर। और क्या विशेषता है इसकी, इनकी जो है गति जो है अधिकतम होती है। इनकी गति बहुत ज्यादा होती है। और इनकी एक विशेषता और है, ये ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में गमन करती है, इसीलिए पहले पहुंचती है। और सर्वाधिक गति कहाँ होती है, इनकी ठोस में होती है। और अगला पॉइंट है, यह कम घातक, ये घातक कम होती है। ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट हम लोग सेकेंड वाली तरंग को ले लेते हैं, यस तरंग को। यस तरंग को लेते हैं। यस तरंग में इनकी गति जो होती है अपेक्षाकृत कम होती है। किससे, पी तरंग से। ये अपेक्षाकृत घातक होती है। प्राइमरी से ज्यादा घातक होती है। दूसरा, यह केवल ठोस में गमन, ओनली ठोस में गमन करेंगे। अगला पॉइंट इनका है
P के बाद पहुंचेंगे, यानी कि प्राइमरी तरंग के बाद ही सेकेंडरी तरंग पहुंचेगी। और क्या है इसकी विशेषता? सागर में कम, स्थल पर ज्यादा गति। इनकी विशेषता आप जान ही रहे हैं कि ठोस में ज्यादा गति करती है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं हम लोग। यल तरंग या सतही तरंग, इनकी विशेषता पे हम लोग चलते हैं। ये केवल सतह पर गति करती है, यानी कि भूकंप की प्राइमरी सेकेंडरी तरंग जब आ जाती है, देखिए उन दोनों की विशेषता क्या होती है कि वो आगे पृथ्वी पर टकराती हैं क्रस्ट पे, लेकिन ये जो यल वेव होती है ये विनाश करती है, ये सतह पे अपना जोर लगाती है, अंदर नहीं। लेकिन जितनी मजबूती से एनर्जी अंदर से आएगी उतनी मजबूती से ही यल तरंग काम करेगी। इनकी गति सतह पर होती है और ये सर्वाधिक होती है। अगला पॉइंट है ऊर्जा का प्रवाह सतह पर अधिक। ऊर्जा का प्रवाह सतह पर अधिक मतलब सतह पर ऊर्जा का प्रवाह करने वाली यही है। यह जो है सबसे घातक होती है, क्योंकि इसका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप में मानव झेलता है। चलिए हम लोग तरंगों को देख लिए, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि भूकंप का कारण, ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिससे भूकंप आते हैं, भूकंप कैसे आते हैं, ये हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि देखिए प्लेट के अभिसारी और अपसारी और संरक्षित प्लेट के किनारों किनारों पर ही भूकंप आते हैं, क्योंकि जब तक प्लेटें टकराएंगी नहीं तब तक उनमें कंपन नहीं होगा, प्लेटें एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगी तब तक दरार से मैग्मा बाहर नहीं आएगा, तब तक हलचल नहीं होगी। यही दो कारण है, और जब तक प्लेटें एक दूसरे के बराबर रगड़ते हुए नहीं जाएंगी तब तक वहां भूकंप नहीं आने वाला है। और जब प्लेटें जब धीरे धीरे नीचे मेल्ट होती रहती हैं, नीचे नीचे जाती हैं, यहाँ पे नहीं आप जोन में यहाँ जब घर्षण होगा तब भूकंप आएगा। हिमालय में ये घटनाएं अभी बराबर हो रही हैं, हर साल बता रहे हैं 2 से 3 सेंटीमीटर हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है। इसका कारण यही है, प्लेटें नीचे जा रही हैं, नीचे मेल्ट भी कर रही हैं, उसी हिसाब से दबाव भी बढ़ रहा है, फोल्डेड माउंटेन भी बढ़ रहे हैं। ये हर पर्वत पे ये क्रियाएं काम करती हैं। ठीक है, अब पता चल गया कि भूकंप कैसे आते हैं। हमने भूकंप की जो तरंगे होती हैं उनको जान लिया, आखिर हम भूकंप को कैसे समझ पाते हैं कि भूकंप हमको प्रभावित कर रहा है? तरंगों के माध्यम से, जैसे जहां से अभी अभी यहाँ पे किए तरंग के माध्यम से कुछ तरंगे उठी, यहाँ से वो काफी दूर तक वायु के साथ में गई, लेकिन माध्यम तो चाहिए। अगर वायु नहीं होती तो यहाँ आप कितना भी ठोके ये दूर तक नहीं जाएगी। माध्यम क्या है? वायु है। लेकिन तरंगों का माध्यम क्या है? ठोस द्रव गैस है। उन्हीं के माध्यम से तो तरंगे आ रही है ऊपर तक। इन्हीं तरंगों के माध्यम से हम नीचे से जब आ रही है ये वेव्स,
ये कुछ विशेषताएं लेकर के आ रही हैं। उसी हिसाब से हम मेजरमेंट कर पाए हैं कि कौन सी तरंग ठोस में चलती है, कौन गैस में, कौन तीनों में। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग समझ पाए हैं कैसी संरचना रही है, आंतरिक संरचना। ठीक है, हमने प्राइमरी समझा, सेकेंडरी समझा और एल वेव्स को समझा, यानी कि सतही तरंग को समझा। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं एक कदम। भूकंप के आखिर क्या क्या कारण हो सकते हैं? हमने जो बताया अभी कि भूकंप क्यों आते हैं वही तो कारण है, वो ज्यादातर वो कारण प्राकृतिक है। लेकिन हम जब अब कारण के रूप में बात करने चल रहे हैं तो प्राकृतिक और मानवीय दोनों कारण पे बातें करेंगे। क्योंकि भूकंप आने का दोनों कारण है, लेकिन काफी हद तक 98% भूकंप जो होते हैं वो प्राकृतिक कारणों पर निर्भर करते हैं। तो हम बात कर लेते हैं। नंबर 1, एक प्राकृतिक कारण है, एक अप्राकृतिक कारण है। इसमें हम लोग बात कर लेते हैं प्राकृतिक में। इसी से सर्वाधिक भूकंप, थोड़ा सा इंक डाल लें क्योंकि इंक कम हो रही है। 1 मिनट आप लोग वेट करें, मैं तुरंत आपके बीच में तुरंत आता हूँ। आप जानते हैं ना कि जब तक वेल मेंटेन व्यवस्थाएं नहीं होती तब तक मज़ा नहीं आता है पढ़ने में। हो जाएंगी साथियों कुछ दिन में, आप सबका अगर सपोर्ट रहा तो जल्दी हम लोग डिजिटल बोर्ड ले लेंगे और फिर बढ़िया से हम लोग फिगर उगर के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। अभी अगर डिजिटल बोर्ड होता तो हम लोग गूगल से बढ़िया बढ़िया मैप निकाल करके आपको बढ़िया बढ़िया से फिगर के माध्यम से समझाते, तो कोई भी कंसेप्ट आपका नहीं छूटता। लेकिन हालांकि यहाँ पे हमने पूरा प्रयास किया है आपका कोई कंसेप्ट छूटे ना। ठीक है, चलिए। सर्वाधिक भूकंप इसी से आते हैं और बेनियाफ जोन, यहां पर भूकंप आता है। नंबर 3, प्लेट विवर्तन की क्रिया द्वारा, यानी कि अपसारी, अभिसारी और संरक्षी के किनारों द्वारा जो भूकंप आते हैं। चौथा, भाप दरार, यानी कि जब किसी दरार में पानी भर जाता है, यानी कि पृथ्वी का कोई ऐसा दरार है जहां पानी भर जाता है, वहां जो है ज्वालामुखी सेंटर रहा हो, ठीक है, लेकिन किसी कारण से जब वहां फिर ज्वालामुखी जब एक्टिव हो जाती है तो सबसे पहले वहां के जो भाप होते हैं, यानी कि वहां उसमें जो दरार में पानी घुसा होता है वो भाप के माध्यम से बड़ी तेजी से ऊपर आता है, तो उसकी वजह से भी उस प्लेट में कंपन हो जाता है, जिस प्लेट के किनारे पे ये घटनाएं होती है, इसीलिए कहा गया भाप। ये भी एक कारण है, दरारी भाप। दरारी भाप दो प्लेटों के किनारे पे जहाँ पे कभी ज्वालामुखी निकलती रही होगी, जहाँ से अपसारी क्रिया हुई है, लेकिन इस टाइम मान लीजिए कि ज्वालामुखी जो है सुसुप्त हो चुकी है, अभी उद्गार में नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर उद्गार तो होगा ही।
जब तक नहीं है तब तक इसमें पानी नहीं भर गया, बारिश का पानी, कुछ नदियों का पानी, झरने का पानी और भी पानी, पानी हो गया। किसी समय फिर जब वो सुसुप्त ज्वालामुखी जब एक्टिव हो गई, नीचे से निकली, पानी को इतना हीट कर दी कि पानी भाप के रूप में ऊपर उड़ा। उस टाइम इतना बेग मारा कि प्लेटें कंपन में आ गई, जिसलिए भी भूकंप आते हैं। अब समझ में आया भूकंप के ये सब कुछ कारण है। बेनियाम जोन आप जानते हैं, ये यहाँ आकृति बनी है, जैसे जैसे ये मेल्ट होगी वैसे वैसे नीचे जाएगी, यहाँ रगड़ान होगा, इसी को कहते हैं बेनियाम जोन। ठीक है ना। प्लेट विवर्तन की क्रिया माने ये तीन क्रियाएं होती हैं। इसको अभिसारी, अपसारी, संरक्षी, तीन ही किनारा होता है, इसी को कहते हैं प्लेट विवर्तन की। चलिए अब प्राकृतिक रूप में हम लोग आते हैं। नंबर 1 खनन, नंबर 2 बांध निर्माण, नंबर 3 परमाणु विस्फोट। जैसे खनन क्या होता है, ड्रिलिंग के माध्यम से आप जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर से खनिज, धात्विक अधात्विक खनिजों को निकाला जाता है। ठीक है, तमाम ऐसे मिनरल्स होते हैं जो खनन के माध्यम से उनको निकाला जाता है। तो जब खनन किया जाता है उस टाइम बम विस्फोट किया जाता है नीचे। कहीं अगर कोयला निकालना है, आप देखे होंगे उसमें बमबारी किया जाता है नीचे, बम लगा के विस्फोट किया जाएगा। उसके बाद जो है खदानों में झटका लगेगा, जिससे खदानें टूटेंगी, फिर उनको खोदने में आसानी होगी। इसी प्रकार तेल के कुओं में होता है, और भी खनिज पदार्थ जो निकलते हैं वहां भी होते हैं खनन, जिसकी वजह से कंपन होता है। लेकिन हाँ, जितना प्रभावकारी ये होता है उतना ये नहीं होता है। बात, जैसे कोई बहुत बड़ा डैम बना दिया, बांध बना दिया, वहां आप स्टोर करके पानी रख लिए, स्टोर करके पानी रखे हैं, इतना स्टोर है कि एक दो स्टेट के लोग पानी सिंचाई के लिए यूज कर सकते हैं, या इतना है कि 10, 20, 50 जिले के लोग इस बांध से पानी यूज कर रहे हैं। कभी ऐसा होगा कि ये बांध किसी कारणवश टूट गया, टूटने के बाद आप जानते हैं कि उस एरिया में जल भराव हो जाएगा, और टूटेगा तो कंपन भी होगा। हालांकि उसका प्रभाव कम दूरी में होगा, लेकिन होगा जरूर, क्योंकि ये सतही क्रियाएं हैं, ये सब सतह पे हो रही है। लेकिन प्राकृतिक क्रियाएं वो सतह पे बाद में प्रभाव आ रहा है, लेकिन क्रियाएं जो हो रही है वो पृथ्वी के अंदर हो रही है। ठीक है, चलो और ये भूकंप का थोड़ा सा प्रकार हम लोग देख लेते हैं। प्रकार नंबर 1 क्या भूकंप है? एक है 0 से 50 किलोमीटर की दूरी पे आता है। नंबर 2 50 से 250 किलोमीटर। फिर नंबर 3 250 से 700 किलोमीटर। ये सबसे गहरा, ये मध्यम गहरा, ये
कम गहरा या सतही। ठीक है, 3 टाइप के भूकंपीय प्रकार है। लेकिन आप जानते हैं इन्हीं 2 के माध्यम से पृथ्वी पर 90% भूकंप आते हैं। इन्हीं 2 कारणों से, 2 माध्यम से, यानी कि मैक्सिमम 250 किलोमीटर के रेंज में ही भूकंप ज़्यादा आते हैं, और सबसे ज़्यादा आते हैं तो 0 से 50। प्रभाव अगर देख लें तो इन्हीं दोनों का प्रभाव भी सर्वाधिक होगा। इसका प्रभाव कम होगा, सबसे कम होगा। आएगा तो झटका ही पता नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ अगर भूकंप आ रहे हैं, यानी कि 0 से अगर 200-250 किलोमीटर के बीच में आ रहे हैं, तो इनका प्रभाव भी ज़्यादा होगा। ज़्यादातर इतने ही रेंज में भूकंप भी आते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भूकंपी वितरण की। देखिए यहां हम ले लेते हैं ये और यहां हम ले लेते हैं एक ये। ठीक है, और यहां जो है यह आकार की एक आकृति ले लेते हैं, और यहां जो है ये। अभी हम समझा दे रहे हैं सब कुछ बढ़िया से। फिर यहां भी ठीक है, यही आपका एरिया है। अब इसको हम लोग आराम से समझेंगे, इसको हम लोग आराम से समझेंगे। ये वाला जो किनारा है प्रशांत का पश्चिमी भाग है। ठीक है, और ये प्रशांत का पूर्वी भाग है। अब ये प्रशांत महासागर है। इसको आप ग्लोब पे ऐसे आप सटा दोगे तो किनारा आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका जो है ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया है। अब बात करते हैं, देखो यहां प्रशांत किनारा है, ये किनारा इस टाइप से काम कर रहा है। यहां पे यहां अभिसारी क्रिया हो रही है, और इधर आप जानते हैं यहां नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है। यहां से भी इस टाइप की बल काम कर रहे हैं। जब ये बल काम करेंगे इस किनारे पे, तो यहां जानते हैं कि
यहाँ एक आकृति बनेगी जिसको हम कह रहे हैं रॉकी पर्वत, एक कह रहे हैं यहाँ बन रही है एक कर रहे हैं एंडीज पर्वत। ये एंडीज पर्वत और रॉकी पर्वत बन गया है। और ये देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ प्रशांत महासागर, यहाँ अटलांटिक महासागर में एक प्लेट इधर जा रही है, एक प्लेट इधर आ रही है। देखिए ये क्या है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये पूरा यहाँ तक पूरी प्लेट इसी की है। आपसे बात हुआ था कि प्लेटें दो टाइप की होती है, एक महाद्वीपीय या महासागरीय दोनों एक पर, एक महासागरीय, तीन प्रकार की प्लेटों के बारे में हमने बात करी थी। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं ये नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका की जो प्लेट है यहां से लेकर के यहां तक है, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये प्लेटें इधर यहां से आ रही है, ये आ रही है तो यहां लड़ती थी, यहां भी कुछ आकृतियां बनती, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए यहां से मिला करके यहां तक एक ही प्लेट है, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका। ये मूव कर रही है इधर प्रशांत महासागर में, रॉकी एंडीज जैसी आकृतियां आ रही, ठीक है। लेकिन यहां से प्लेटें इधर खिसक रही हैं, एक प्लेटें इधर खिसक रही हैं, जिसकी वजह से यहां जो है सबसे ज्यादा ज्वालामुखी आ रहा है। इसी को क्या बोलते हैं, अटलांटिक कटक। इसी को अटलांटिक कटक भी बोलते हैं, क्योंकि यहां से जब दो प्लेटें जब दूर जाएंगी तो यहां मैग्मा बाहर आएगा, यहां मैग्मा बाहर, जब दोनों प्लेटें दूर हो रही हैं तो यहां मैग्मा बाहर आ रहा है, तो जिससे समुद्र में एक आकृति बन रही है, यस आकार की एक आकृति बन रही है, जिसको अटलांटिक कटक हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और देखिए ये प्लेट अफ्रीका को मिला करके है, ऐसा नहीं है कि इतनी छोटी प्लेट है, तो अगर इतनी छोटी प्लेट होती तो इसी अफ्रीका के इस भाग में आकर टकरा जाती और यहाँ भी कुछ आकृतियां बन जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। ये प्लेटें यहां से लेकर के यहां तक की है, ये सब तो आप देख रहे हैं इधर मूव कर रही है, तो इधर से भी कुछ प्लेटें हैं जो मूव कर रही हैं, ठीक है। यहां से भी प्लेटें मूव कर रही हैं, तो यहां भी कुछ आकृतियां बन रही है। ये मेडागास्कर वाला एरिया है, यहां भी अभिसारी क्रिया के द्वारा आकृतियां बन रही हैं। ये देखिए ये मध्य महाद्वीपीय पेटी, यहां से लेकर के यूरोप, देखिए यूरोपियन या यूरोसियन प्लेट, इधर यूरोसियन प्लेट है, इधर अफ्रीकन प्लेट है। यहां भी एक मूविंग हो रही है, यहां भी आकृतियां बन रही हैं, यहां भी आकृतियां बन रही हैं। ये दक्षिण पूर्व एशिया में चले जाएंगे तो यहाँ भी टकराव हो रहा है, छोटे छोटे द्वीपों में छोटी छोटी प्लेटें हैं, यहाँ पे वो भी टकरा रही, यहाँ भी कंपन हो रहा है, यहाँ भी भूकंप आ रहे हैं। जैसे दक्षिण पूर्व एशिया में जाएंगे तो वहाँ तमाम द्वीप है, वहाँ भी कई छोटे छोटे प्लेट हैं जो टकरा रहे हैं, ठीक है। यहाँ भी आकृतियां बन रही हैं। फिर आप इधर आ जाएंगे, इधर आप जान रहे हैं जापान के छोटे छोटे प्लेट हैं, यहाँ जापान के बहुत सारे छोटे छोटे प्लेटें हैं। इधर ऑस्ट्रेलिया प्लेट है, ये है ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इधर जो है
यहाँ प्रशांत महासागर से भी टकराव हो रहा है। तो यहां भी भूकंप आएंगे। ठीक है, अब हम नाम नोट कर लेते हैं। इसका नाम है प्रशांत महासागर पेटी। कौन सी पेटी? पश्चिमी। अब ये प्रशांत महासागर पेटी ये भी है। कौन सी पेटी है? पूर्वी। ठीक है, अब ये अटलांटिक ओशन रिज। ठीक है, और ये कौन सी पेटी है? मध्य महाद्वीपीय पेटी। नहीं दिख रहा है क्या? हाँ, नहीं दिख रहा है। ये क्या है? ये मध्य महाद्वीपीय पेटी। ये मध्य महाद्वीपीय पेटी है। अब बात मुझे लगता है कि काफी हद तक क्लियर हो गई होगी। ये क्या नाम है इसका? मेडागास्कर। ये ठीक है। अब काफी हद तक भूकंपीय क्षेत्रों के बारे में आप जान पाए होंगे। अभी आपको और भी हम नोट करवा दे रहे हैं। ये जो किनारा दोनों है, ये जैसे पश्चिमी और पूर्वी किनारा दोनों मिलाएंगे जब, तो एक रिंग बनेगी। जब पूर्व और पश्चिम किनारों को आप ग्लोब पर देखेंगे, जब मैप पे देखेंगे तो आपको क्लियर नहीं होगा, लेकिन ग्लोब पे देखेंगे तो इस तरह की रिंग जैसी आकृति बनेगी। इसी को हम कहते हैं रिंग ऑफ फायर। यानी कि यहां भी अभिसारी क्रिया ज्यादा हो रही है और पश्चिमी भाग में भी ज्यादा अभिसारी क्रिया हो रही है। इसलिए परिप्रशांत पेटी में यहाँ सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। ये दोनों किनारों को हम पूरे रिंग को कह देते हैं, यही है परिप्रशांत पेटी। ठीक है, अब हम सभी पेटियों को जान लेते हैं एक बार कि कौन कौन सी पेटी है। हम लोग खैर फिगर के माध्यम से सीधे बहुत हद तक कंफर्म कर लिए हैं। फिगर के माध्यम से हम लोग बहुत हद तक चीजें कवर कर लिए हैं। अब पेटी को समझ लेते हैं। भूकंपीय पेटियां। नंबर 1 परिप्रशांत पेटी। नंबर 2 मध्य अटलांटिक पेटी।
नंबर 3 मध्य महाद्वीपीय पेटी, ये 3 हो गया। उसके बाद अंतः प्लेट अभिसरण क्षेत्र या हॉट स्पॉट। ठीक है, देखो परिप्रशांत क्षेत्र में यहाँ भूकंप का 2/3 आता है, यानी कि 63% भूकंप यहीं पर आते हैं परिप्रशांत में, जहाँ रिंग ऑफ फायर बनता है, यानी कि रिंग ऑफ फायर। यहाँ विनाशात्मक किनारा है। विनाशात्मक किनारा का मतलब यहाँ प्लेटें टकराएंगी, कोई नीचे जाएगी उसका विनाश होगा, गलेगी फिर नीचे जाएगी, यहाँ घर्षण होता रहेगा, इसी को कहते हैं विनाशात्मक किनारा। दूर जाएंगे तो यहाँ विनाशात्मक किनारा नहीं होगा, दूर जाएंगे तो दूर जाएंगे। यहाँ तो संरचनात्मक किनारा होगा, यहाँ से ज्वालामुखी निकलेगी, किसी संरचना का निर्माण करेगी। ठीक है ना। उसके बाद मध्य अटलांटिक पेटी आती है, फिर यहाँ भूकंप आते हैं 2nd नंबर पे, फिर 3rd नंबर पे यहाँ, फिर 4th नंबर पे यहाँ मतलब प्लेटों के अंदर, यानी कि ये प्लेट है, यहाँ कहीं 2-3 जगह हॉट स्पॉट है, यानी कि गर्म क्षेत्र। इतने गर्म क्षेत्र हैं, यहाँ किसी कारण से तोड़ के भी निकल आते हैं, या नहीं भी तोड़ पाते हैं तो हॉट स्पॉट जहाँ जहाँ भी होगा वहाँ पे मैग्मा का बनाव ज़्यादा होगा, मैग्मा का निर्माण वहाँ ज़्यादा ही होगा, वो बार बार जो है ऊपर जाएगा, क्रस्ट पे मारेगा चोट, प्लेट पे मारेगा चोट, तो वहाँ आएगा भूकंप। ये किसी किनारे का मोहताज नहीं है कि किसी किनारे पर ही हो। हालांकि हॉट स्पॉट किसी प्लेट के किनारे पे होगा तो वहाँ मारेगा तुरंत ज्वालामुखी आ जाएगी, लेकिन हॉट स्पॉट किनारे पे अगर नहीं है, किसी मध्य प्लेट के बीच में है, तो यहाँ सिर्फ टकराएगा और भूकंप लाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बात कर लिए यहाँ। अब थोड़ी बहुत और बातें बची होंगी, उनको भी हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे। हमारा भूकंप जो है खत्म। जैसे हम मापन की बात कर लेते हैं। मापन में जानते हैं सिस्मोग्राफ है, इसी से मापा जाता है। एक पैमाना इसका ये है रिक्टर स्केल। इसकी विशेषता क्या है, 0 से 9 तक होता है। अगर एक अंक बढ़ा तो 10 गुना तीव्रता आएगी। अगर एक अंक बढ़ा तो 32 गुना ऊर्जा बढ़ेगी। अब समझ में आई बात? इससे ज्यादा आपको भूकंप में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे ज्यादा पढ़ने की कोई आवश्यकता भूकंप पे नहीं है। अगर इससे ज्यादा आप बचे रहेंगे तो यकीन मानिए आप आउट ऑफ सिलेबस जा रहे हैं, आप साइंटिस्ट बनने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ साइंटिस्ट और यहाँ वैज्ञानिक, यहाँ पीएचडी धारक नहीं बनना है हमको। यानी कि किसी विषय को जानने में विशेषज्ञता नहीं दिखानी है,
हमको विशेषज्ञ नहीं बनना है, हमको सामान्य बनना है। यानी कि आप किसी टॉपिक को कई एंगल से देख पाए, कई विषयों से जोड़ पाए, उसकी छोटी छोटी विशेषताओं पर नज़र रख पाए, यही आपका तैयारी का मार्ग है। ऐसा नहीं है कि आप ज्योग्राफी में अगर हल गए, आप भूकंप पे आ गए, भूकंप आप निचोड़ निचोड़ के स्टैंडर्ड बुक पढ़ते चले जा रहे हैं, जो रिसर्च की बुकें हैं उसको भी आप पढ़े चले जा रहे हैं, तो आपका विषय ही नहीं है, वो आपका एरिया ही नहीं है उस टॉपिक का, क्यों पढ़े हैं आप उसमें। देखिए, एक ही टॉपिक पे आप जानते हैं पीएचडी हो जाती है। टॉपिक की गहराई इतनी है कि एक टॉपिक पे आप पीएचडी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको उतनी गहराई तक क्यों जाना है भाई? हमको बस सामान्य तरीके से अपने टॉपिक में समझ बनानी है, ताकि हम एग्जाम में लिख पाए। और भूकंप पढ़ाए हैं, आप जाके पुराने पेपर को उठा लीजिए और उस पर लिखना चालू करिए, देखिए आप नहीं लिख पाते हैं, 100% आप लिख पाएंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।